हेलो दोस्तों, एस लुकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में शब्द विचार, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसके आगे का पार्ट मैं आज आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हूं। पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको शब्द के भेद बताए थे कि शब्द के भेद 4 आधार पे होते हैं, जिनमें से हमने पहला और दूसरा पढ़ लिया था। पहला पढ़े थे हम लोग अर्थ के आधार पर और दूसरा पढ़े थे हम लोग रचना या बनावट के आधार पर। आज हम लोग उसके आगे का जो 2 आधार बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा शब्द के भेद का आधार था वह उत्पत्ति के आधार पर था। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात किया जाएगा कि शब्द के भेद का, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं। आप सभी लोग पहले के क्लास में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद पढ़े होंगे, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितना भेद होगा तो याद रखना है 5 भेद होंगे। पहला कौन सा? तो तत्सम होगा, दूसरा तद्भव होगा, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा वर्ण संकर। 5 तरीके के शब्द होंगे उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन 5 को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। सबसे पहला हम लोग तत्सम शब्द की बात करेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। पहला बात यही है, तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तो तत्सम शब्द समझने से पहले हम क्या करेंगे कि जो तत्सम लिखा हुआ है इसका मतलब समझेंगे। तो तत्सम जो 2 शब्दों से मिल करके बना है। पहला हो गया हमारा तत् और दूसरा हो गया हमारा सम। पहला हो गया क्या? तत् हो गया और दूसरा सम हो गया। तो तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा? तो उसके समान। तो उसके समान मतलब किसके समान? तो संस्कृत के समान। यानी हिंदी में जो शब्द संस्कृत से सीधे प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत का शब्द होगा और हूबहू क्या होगा कि हिंदी में प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण में यहाँ लिखे अग्नि। अब अग्नि लिखे हैं तो अग्नि हम लोग संस्कृत में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे वायु हो गया तो वायु संस्कृत में भी हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा। सूर्य, सूर्य भी जो है हमारा दोनों में हो जाएगा। तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत का भी है, प्रयोग किया जाता है तो संस्कृत में भी और हिंदी में। पुत्र का जो है संस्कृत शब्द, यानी कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर संस्कृत का शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर? अब बात यह आएगा आगे कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जो अभी मैंने आप सभी को बताया वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ भी है कि हिंदी में बहुत से शब्द जो है संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का जो शब्द होगा वो हमारा तत्सम कहलाएगा। इसके बाद दूसरा आता है हमारा तद्भव शब्द। इसी का जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। दूसरा क्या था शब्द का भेद? तो तद्भव था। तद्भव को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। तो एक मिलेगा हमको तद और दूसरा मिलेगा भव। तो तद मतलब क्या होगा? उससे। तद मतलब क्या होगा? उससे। अब भव मतलब होता है होना। तो उससे होना मतलब क्या? तो उससे उत्पन्न या उससे होना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संस्कृत का शब्द है और उससे परिवर्तित होकर के जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़े तत्सम वाले में, तो तत्सम वाले में क्या देखे कि संस्कृत का हूबहू शब्द है हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तो तत्सम। इसका बिगड़ा हुआ रूप या इसका परिवर्तित रूप क्या कहलाएगा? हमारा तद्भव कहलाएगा। तो कहा जा रहा है नीचे कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। यानी जैसे अभी हम बोले थे पिछले वाले स्लाइड पे अग्नि, अग्नि बोले थे तो अग्नि का हमने क्या कर दिया? आग बना दिया है। तो अग्नि का आग हुआ तो अग्नि क्या था? तत्सम शब्द था। आग क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। उसी तरह जैसे वायु था तो वायु का क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। अब अग्नि का क्या यहाँ पे कर दिए हम लोग? तो आग कर दिए। वर्षा है तो वर्षा का बरसात हो जाएगा। हस्त है तो हस्त का हाथ हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि परिवर्तित रूप कर दिया। तो बिगड़ा हुआ रूप
किसी संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप या परिवर्तित रूप हमारा क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो यही तत्सम और तद्भव होता है। अब आगे जब हम लोग अभी बात करेंगे तो आगे हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि इनको पहचानने का तरीका क्या है। हालांकि हमने तो बता दिया आपको कि तत्सम और तद्भव क्या होता है, आप पढ़ भी लिए, एकदम खुश हो गए कि हाँ तत्सम तद्भव समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में तो परिभाषा पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछेगा शब्द कहेगा बताइए ये कौन सा शब्द है, तो हमारा माथा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा शब्द होगा। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ नियम को समझेंगे, जिसमें पहला नंबर नियम कह रहा है कि अगर किसी शब्द में क्षत्रिय वाला छ दिखे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। लेकिन अगर उसका तद्भव बनाना है हमें, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो कहीं कहीं ख और कहीं कहीं च छ ज वाला छ में हम उसका परिवर्तन करेंगे। जैसे क्षत्रिय वाला ये छ हो गया, और इसको हम लोग दो भागों में परिवर्तित कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा ख और दूसरा हो जाएगा हमारा छाता वाला छ होगा। यानी अगर किसी शब्द में क्षत्रिय वाला छ दिखेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर उसका हमको तद्भव बनाना है तो कहीं कहीं वो ख में परिवर्तित हो जाता है और कहीं कहीं च छ ज वाला छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है क्षीर, तो क्षीर का क्या हो गया, खीर हो गया। परीक्षा है तो परीक्षा का परख हो गया। साक्षी है तो साक्षी का साखी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हर जगह जो है क्षत्रिय वाला छ का प्रयोग किया गया है। तो क्षत्रिय वाला छ हमारा रहेगा किसी शब्द में तो तत्सम वो शब्द होगा, लेकिन उसका परिवर्तन करेंगे तो ख और छ में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा तद्भव होता है। इसी तरह कुछ और शब्द दिया गया है, जैसे अक्षर है तो अक्षर का अक्षर हो जाएगा। अच्छी है तो अच्छी का आंख हो गया। नेत्र है तो नेत्र का खेत, क्षेत्र है तो क्षेत्र का खेत हो गया। मक्षिका है तो मक्खी हो गया। अछोट है तो अखरोट हो गया। मच्छर है तो मक्खन है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि छ है तो छ तत्सम शब्द है, और उसका ख या छाता वाला छ में परिवर्तन हुआ तो ये हमारा तद्भव है। इसी तरह दूसरा नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम में कह रहा है कि अगर किसी शब्द में व दिखेगा, व तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम होगा, तत्सम शब्द होगा। लेकिन उसका हमको परिवर्तन करना है तो उस व के जगह पे क्या हो जाएगा कि ब दिखेगा या ब रहेगा शब्द में, तो हमारा वो तद्भव होगा। यानी व रहेगा तो तत्सम, व रहेगा तो तत्सम, अब ब रहेगा तो तद्भव। अब व का कॉन्सेप्ट को हम लोग उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कह रहा वणिक, वणिक का क्या होगा, बनिया। वर्षा, वर्षा का बरसात। वर यात्रा का बारात। विवाह का व्याह। वक का वकुला। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं तत्सम वाले में कि व का प्रयोग किया गया है, और उसका तद्भव बनाने के लिए हमने क्या किया कि व का प्रयोग किया। तो व तत्सम हो जाएगा हमारा, ये बात ध्यान रखना है कि व हमारा तत्सम हो जाएगा। और किसी शब्द में रहेगा तो अब उसका परिवर्तन करेंगे तो व हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा तत्सम तद्भव पहचानने का दूसरा नियम था। इसी तरह आगे और भी शब्द दिया है, जिसमें वानर का हो जाएगा बंदर, वत्स का हो जाएगा बच्चा, वधु का हो जाएगा बहू। तीसरा नियम की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीसरा नियम कह रहा है कि अगर किसी शब्द में तलाबी श और मधन्य श रहेगा, अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ आए, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों किसी शब्द में रहे, तलाबी श और मधन्य श, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वो शब्द तत्सम शब्द होगा। लेकिन उसका अगर हमको परिवर्तित रूप करना है तो हमारा उसका परिवर्तित रूप जो है तलाबी श में बदल करके वो तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर तलाबी श है और मूर्धन्य श है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा अगर रहेगा किसी शब्द में तो। लेकिन इसका अगर परिवर्तन करना है तो वहां पे हमारा दांती श आ जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, दिया है श्यामल, तो श्यामल का क्या हो जाएगा, सांवला। तो श्यामल में क्या देख रहे हैं, दांती तलाबी श आधा है और श्यामल लिखा हुआ, लेकिन सांवला में क्या हो गया, दांती सा आया है। तो यही याद रखना है कि तलाबिश और मधनिश अगर किसी शब्द में दिखे तो तत्सम शब्द, अगर उसका हमको परिवर्तन करना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव के लिए दांती सा हो जाएगा। ठीक। शुंड है तो शुंड क्या क्या हो जाएगा, सूर्ण हो जाएगा। आदर्श है तो आदर्श का आरसी हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि राशि, राशि का राश हो जाएगा। स्वसुर का ससुर हो जाएगा। श्वेत का सफेद हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा। शब्द का शब्द हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या थे, तीसरा नियम था कि अगर किसी शब्द में तलाबिश मधन्य स रहे तो वह हमारा तत्सम शब्द होगा, लेकिन उसका परिवर्तन क्या बनेगा, तो दांती स में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह जो है अगला नियम चौथा नंबर कह रहा है कि अगर किसी शब्द में त्र दिखे, त्रिशूल वाला त्र, ठीक, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा।
ठीक ना, वह हमारा तत्सम शब्द होगा। लेकिन अगर उसका परिवर्तन करना है तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो त में परिवर्तित होगा, और त हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे रात्रि, तो रात्रि का रात। राजपुत्र, तो राजपुत्र का राजपूत, वो पुत्र है, ये पूत होगा। धरित्री, तो धरित्री में त्र, तो इसका क्या हो जाएगा, धरती। तो यानी किसी शब्द में त्र दिखे तो तत्सम होगा, और त दिखे केवल तो वो तद्भव होता है। और भी नियम है, जैसे अगर किसी शब्द में केवल चंद्र बिंदु रहे, जैसे अंक शब्द लिखे अंक, तो केवल बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु रहेगा, तो हमारा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ये भी बात ध्यान में रखना है। अगर कहीं इस किसी शब्द में जो है आधा अक्षर का प्रयोग किया गया है तो वो भी तत्सम होगा। अगर किसी शब्द पर चंद्र बिंदु आ गया तो हमारा वो तद्भव होगा। तो ये बातों को भी हमें ध्यान में रखना है कि बिंदु और चंद्र बिंदु वाले को, कि बिंदु रहेगा तो तत्सम, चंद्र बिंदु रहेगा तो तद्भव, और आधा अक्षर लिखा रहे या आधा वर्ण लिखा रहे तो वो भी हमारा तत्सम कहलाता है। तो ये तत्सम तद्भव पहचानने का नियम था। बाकी आप लोग जब क्वेश्चंस करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरा नंबर भेद की ओर। तत्सम तद्भव तो हम लोग देख लिए। तीसरा नंबर है हमारा देशज शब्द, और चौथा नंबर क्या था, विदेशज था। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस कुछ इसमें अंतर है। देशज में क्या होगा कि हम अपने देश में जो है बोलचाल की भाषा से जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करते हैं देशज शब्द में। अब विदेशज में क्या होगा कि जो विदेशी भाषा से शब्द आते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो विदेशज शब्द कहलाता है। तो देशज में जैसे उदाहरण हो जाएगा कबड्डी, खच्चर, कुत्ता, चमचम, बेसन, रेवड़ी, नाना, नानी, पपीता, नेपाल, बुआ, पेठा, ये सब जितने भी शब्द है ये हमारे क्या होंगे, देशज शब्द होंगे। यानी अपने ही देश की बोलचाल की जो भाषा होगी वो देशज होगा। अब विदेशज में क्या होगा कि अपने देश की भाषा छोड़ करके विदेशी भाषा से जो शब्द आते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे कि पहला मान लो कि उदाहरण में अंग्रेजी शब्द हो, तो अंग्रेजी भारत का तो है नहीं, अपना देश का है नहीं, बाहर देश का है, तो अंग्रेजी एक क्या हो गया, हमारा विदेशज शब्द है, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, ऑपरेशन हो गया, गवर्नर हो गया, इंजीनियर, चॉकलेट, पार्सल, ये सभी हमारा क्या होगा, विदेशज शब्द होगा, लेकिन अंग्रेजी के शब्द होगा। उसी तरह अगर अरबी शब्द का बात करेंगे तो अदालत हो गया, अजीब हो गया, इमारत, गरीब, गलत, गुस्सा, ये सब जितने भी शब्द होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, तो विदेशज शब्द अरबी भाषा का है। उसी तरह फारसी का है हमारा ईमानदार हो गया, मेहमान, अंदाज, अंदर, अंगूर, जानवर, बच्चा, मुसलमान, शतरंज, रिश्ता, ये सब क्या है, फारसी शब्द जो कि विदेशज में आता है। तो विदेशज और देशज में याद रखना है कि अपने ही देश की बोलचाल की भाषा देशज कहलाती है, और दूसरे देश की जो भाषा होती है या दूसरे देश की भाषाओं से जो शब्द हमें मिलते हैं उसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। इसके बाद जो पांचवा नंबर हमारा है भेद शब्द का, वो है वर्ण संकर। वर्ण संकर कह रहा है कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को वर्ण संकर कहते हैं। अभी तक हमने शब्दों को पढ़ा कि कोई अपने देश का शब्द है तो कोई बाहरी देश का है, तो कोई संस्कृत का शब्द हूबहू प्रयोग हो रहा है, तो कोई शब्द जो है परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो अलग अलग भाषाएं होंगी, दो अलग अलग भाषाएं होंगी, और उन भाषाओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे और उनसे एक शब्द अलग शब्द बनाएंगे, तो वह हमारा वर्ण संकर शब्द कहलाता है। जैसे अरबी और फारसी दो अलग अलग भाषाएं हो गई, इनको मिला करके हमने क्या किया कि आल मस्तक, किलेदार, खबरगीर, गमगीन, गलतफहमी, तो ये शब्दों को बनाया। तो ये अरबी और फारसी मिलकर के शब्द बने हैं, तो ये हमारा वर्ण संकर शब्द होंगे। उसी तरह हिंदी और अरबी मिला करके हमने जो शब्द बनाया, जिसमें इमामबाड़ा, गुलामी, कानूनिया, शराबी, अमल पट्टा और मिश्री, तो ये सब हमारा हिंदी और अरबी को मिला करके बना हुआ शब्द है। उसी तरीके से हिंदी और फारसी मिलकर के कमीनापन, नोक झोंक, धोखेबाज, आवारापन, कालाबाजी, कलाबाजी, ये सब क्या है, हमारा हिंदी और फारसी से मिलकर के बना हुआ शब्द है। हिंदी और अंग्रेजी की बात करेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर के बना हुआ शब्द कौन कौन सा है, तो जेल यात्रा हो गया, टिकट घर, टिकट बर नहीं, यहाँ पे टिकट घर होगा, ठीक ना, टिकट घर, और पॉकेट मार रेलगाड़ी, तो ये सब क्या थे, हमारा हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर के बना हुआ शब्द है। तो ये याद रखना है कि वर्ण संकर शब्द में क्या होगा कि दो अलग अलग भाषाएं रहेंगी और उनको मिलाने से जो शब्द बनता है उसे हम लोग वर्ण संकर शब्द कहते हैं। तो ये हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का भेद था वो था। आगे जो एक और भेद बच रहा है हमारा, जो कि रूपांतरण के आधार पर है। रूपांतरण के आधार पर या प्रयोग या विवेचन के आधार पर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या विवेचन के आधार पर जो है शब्द के दो भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा विकारी शब्द और दूसरा हो गया हमारा अविकारी शब्द। पहला विकारी और दूसरा अविकारी।
अब ये दोनों होता क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे विकारी शब्द को कि विकारी शब्द होता क्या है। तो कहा जा रहा है कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी में कह रहा है कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग प्रकार दिए रहेंगे कि लिंग हो गया, लिंग के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते हैं उस शब्द को, चाहे वचन के आधार पर मान लो कि लड़का लिखे, लड़का, तो लड़का लिख रहे हैं तो लड़का हमको पता है ना कि ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक, और ये क्या है, इसका लिंग निर्णय कर दिए कि पुल्लिंग है। अगर लड़की रहता तो कहते हैं कि स्त्रीलिंग है, तो हम लिंग निर्णय कर दिए। लेकिन वहीं अगर हम कोई चिन्ह का प्रयोग कर दिए कि मान लो ये खड़ी पाई दे दिए या कोई कॉमा दे दिए, तो इसका हम रूप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि अगर हम किसी शब्द का जो है लिंग, वचन, कारक, पुरुष इन सभी के अनुसार जो उनके रूप को बदलेंगे तो हमारा वो विकारी शब्द होगा, और रूप को नहीं बदलेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, अविकारी शब्द कहलाता है। तो यही विकारी और अविकारी में अंतर होता है। और अगर विकारी और अविकारी के भेद की बात करेंगे तो विकारी के जो भेद होते हैं वो 4 हैं और अविकारी के भेद कितने हैं, तो 4 हैं। जिनमें सबसे पहले विकारी का बात करेंगे 4 कौन कौन सा है, तो पहला हो गया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि संज्ञा कौन सा शब्द है, पूछ दिया जाए कि एग्जाम में कि बताइए संज्ञा कौन सा शब्द है, तो संज्ञा कौन सा शब्द हमको बताना है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। या पूछ दे कि सर्वनाम कौन सा शब्द है, विशेषण कौन सा शब्द है, क्रिया कौन सा शब्द है, तो हम कहेंगे वो विकारी शब्द है। और अविकारी की बात करेंगे कि अविकारी शब्द कौन कौन सा है, तो एक हमारा क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विषमयादि बोधक। तो ये चारों हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो विकारी और विकारी और अविकारी दोनों में यही समझना है कि किसी शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होगा तो विकारी, और नहीं परिवर्तन होगा तो हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। तो यही हमारा जो है शब्द टॉपिक था जो खत्म हो चुका है। शब्द में हमें इसी तरीके से समझना था कि शब्द क्या होता है, शब्द के भेद कितने हैं, कितने आधार पे इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं, पद क्या कहलाता है, शब्द कब रहता है, पद कब बन जाता है, ये सारा चीज मैंने आप सभी लोगों को 2 वीडियो में बताया। और अगर आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी तक पहले पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।